नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 1 मिनट में। बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति कोविंद बुधवार को पटना पहुंचे। शुक्रवार की सुबह उन्होंने पटना सिटी स्थित पटना साहिब गुरुद्वारा एवं पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच राष्ट्रपति ने अपनी धर्मपत्नी सविता कोविंद के साथ महावीर मंदिर में दर्शन किया। राष्ट्रपति ने आम भक्तों की तरह हाथ पैर धोकर मंदिर परिसर में प्रवेश किया। उन्होंने नैवेद्यम का भोग लगाया। आचार्य किशोर कुणाल ने उन्हें पूजा अर्चना कराई। इसके बाद राष्ट्रपति कोविंद ने गर्भगृह की परिक्रमा की। राष्ट्रपति के साथ आचार्य किशोर कुणाल ने अयोध्या में महावीर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलाई जा रही राम रसोई की भी चर्चा की। इससे पहले राष्ट्रपति ने पटना सिटी का दौरा किया। पटना साहिब पहुंचकर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने महामहिम को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। महावीर मंदिर में दर्शन के बाद राष्ट्रपति गांधी मैदान स्थित खादी मॉल भी पहुंचे। खादी मॉल में राष्ट्रपति के स्वागत के लिए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन खुद मौजूद थे। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता देकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। खादी मॉल घूमने के दौरान राष्ट्रपति ने मधुबनी का बना सिल्क का कपड़ा कुर्ता के लिए खरीदा। साथ ही उनकी पत्नी भागलपुरी सिल्क की साड़ी खरीदी। राष्ट्रपति जब खादी मॉल में पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर खरीदारी भी की। पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे और इस वक्त हमारे साथ एक शख्स हैं। क्या लिया राष्ट्रपति जी ने यहाँ? ये व्हाइट कलर में कुर्ता कपड़ा लिए, पैजामा भी लिया। हाँ, इसमें से लिया जी, इसमें से कितना भी लिया उन्होंने? 325 लिए। शुक्रवार को दिल्ली लौटने से पहले सुबह राष्ट्रपति ने बुद्धा स्मृति पार्क का भी दौरा किया, जहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर बुद्धा स्मृति पार्क को सजाया संवारा गया था, जिससे इसकी सुंदरता देखते ही बन रही थी। कोविड वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के पूरे होने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब भी है। इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। पीएम मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने फेस्टिव सीजन से पहले देशवासियों को कोरोना सुरक्षा को लेकर सतर्क भी किया और कहा कि हमें लापरवाह नहीं होना है। जैसे कवच कितना ही उत्तम हो, कितना ही आधुनिक हो, उससे सुरक्षा की पूरी गारंटी भी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है, हथियार नहीं डाले जाते। पटना एसटीएफ को मिली सूचना के आधार पर गुरुवार की आधी रात को लखीसराय की कबैया थाना क्षेत्र के जमुई मोड़ के पास पुलिस की संयुक्त टीम ने 18 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ मुंगेर के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीम ने कबैया थाना पुलिस के साथ मिलकर टाटा मैजिक पिकअप वैन की जांच के दौरान इसका पर्दाफाश किया है। वैन को रोककर जब जांच की गई तो एक प्लास्टिक बोरी में अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा मिला। पुलिस पिकअप वैन पर सवार 2 तस्करों को अपने कब्जे में करके थाने ले आई। उसकी पहचान मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पूरबसराय कमेला रोड के स्वर्गीय जमील के बेटे जाहिर और असगर के बेटे एजाज आलम उर्फ भोलू के तौर पर हुई। लखीसराय के एसपी सुशील कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्ति अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर हैं। एजाज आलम के विरुद्ध मुंगेर के तारापुर थाना और कोतवाली थाने में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। यह फरारी था। राजधानी पटना के हाईकोर्ट मोड़ पर शुक्रवार को अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोपहर में 2 लड़की और एक लड़के में जमकर मारपीट हुई। बाद में लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पहुंची पुलिस दोनों को कोतवाली थाने ले गई। दरअसल दोनों लड़कियों की मानी तो वे पैदल सड़क पार कर रही थी, तभी एक लड़के ने रॉन्ग साइड से आकर ठोकर मार दी। लड़कियों का आरोप है कि घटना का विरोध करने पर लड़का उलझ गया। यही नहीं, छेड़खानी करने की भी कोशिश की, जिसके बाद दोनों लड़कियों और युवक के बीच तू-तू मैं-मैं हो गया।
फिर दोनों तरफ से चौराहे पर ही जमकर हाथापाई हुई। बाद में दोनों पक्षों को समझाने और बीच बचाव करने कुछ लोग आ गए। हालांकि तब तक पुलिस भी पहुंच गई और दोनों को अपने साथ ले गई। जहानाबाद जिले में गुरुवार को महिला से चेन छीनकर भाग रहे अपराधियों ने पकड़ने पर पुलिस को गोली मार दी। गोली लगने की वजह से जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस जवान को घायल करने के बाद अपराधी मौके पर 2 राउंड हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए फरार हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के कृषि फार्म के पास की है। गंभीर रूप से घायल पुलिस का जवान का नाम विभूति कुमार है, जिससे आनन फानन में लोगों ने सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जवान की हालत गंभीर देखते हुए उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घायल जवान मखदूमपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव का रहने वाला था, जो फिलहाल पटना में पदस्थापित था और छुट्टी में अपने घर आया हुआ था। घटना के बाद से एक बार फिर लोगों में डर का माहौल है। गया में एक किसान दबंगों के अत्याचार से त्रस्त है, जिसके 4 बेटे देश की सीमा पर दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गया के किसान सत्यनारायण सिंह की, जिनकी हरी भरी फसलों को दबंगों ने जेसीबी से रौंद दिया। दबंगों को स्थानीय पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। हैरानी की बात है कि पीड़ित किसान का एक बेटा वो है जिसे गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की गर्दन मरोड़ने के लिए भारत सरकार सेना मेडल से सम्मानित कर चुकी है। ऐसे शूरवीर के पिता की पीड़ा स्थानीय प्रशासन नहीं सुन पा रहा। धान का फसल में हरा भरा खेत में जो लगा हुआ था, उसको जेसीबी को जेसीबी से नष्ट कर दिया। स्थानीय प्रशासन को हम 2 बार सूचना दिए, खबर भी कोई ध्यान नहीं दिया। जमीन पर रातों रात जबरन कब्जा का खेल जिस तरह से जोर पकड़ता जा रहा है, उससे भूधारियों में डर समाता जा रहा है। जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए छपरा में एक मूर्ति विसर्जन किया गया। इस दौरान ऐतिहासिक रेवलगंज मूर्ति विसर्जन जुलूस शांतिपूर्वक निकला। सभी मूर्तियों का विसर्जन नाथ बाबा मंदिर स्थित घाट पर हुआ। लाइसेंसी अखाड़ों के साथ छोटी बड़ी मूर्तियां रेवलगंज मुख्य मार्ग से होकर विसर्जन के लिए कतारबद्ध होकर निकली। हालांकि इस बार सभी पूजा समितियों के जुलूस के साथ साथ ऑर्केस्ट्रा ले जाने पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन कई पूजा समितियों की तरफ से ऑर्केस्ट्रा और नर्तकियों के नाच की भी व्यवस्था की गई थी। मूर्ति के साथ इस जुलूस में जमकर अश्लीलता परोसी गई। सभी अखाड़ों के साथ कोई न कोई नाच मंडली शामिल थी, जिनके मंच पर जमकर अश्लील ठुमके लगे। भोजपुरी के दुई अर्थी गानों पर लोग झूमते नजर आए। झारखंड से मानव तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। पुलिस और दूसरे संगठन कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये अवैध काम लगातार जारी है। रोजगार की तलाश में दुमका में 1 महीने पहले 8 लड़कियां मुंबई गई थी। मानव तस्करी का शक होने पर मुंबई में कल्याण रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने सभी को अपनी कस्टडी में लिया, जिसके बाद सभी को वापस दुमका सुरक्षित भेज दिया गया। ये लड़कियां रामगढ़, कोपीकांदर, शिकारीपाड़ा और जरमुंडी प्रखंड की रहने वाली हैं। सभी को बाल कल्याण समिति ने अपने परिजनों को सौंप दिया। सभी अपने रिश्तेदार के बुलावे पर मुंबई गई थी, जहां उन्हें काम दिलाने की बात कही गई थी। 21 सितंबर को कल्याण रेलवे स्टेशन पर उतरते ही पुलिस के शक के आधार पर सभी को पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया, जहां से उन्हें दुमका ले जाया गया। बिहार पंचायत चुनाव का लगभग आधा सफर पूरा हो चुका है। इस दौरान कई तरह की खबरें आई हैं। गोपालगंज में भी एक तरफ विधवा भाभी शांता शाही ताल ठोक रही हैं, तो दूसरी तरफ ननद बबीता शाही समर्थकों के साथ घर घर दस्तक दे रही हैं। विधवा भाभी दिवंगत पति और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कृष्णा शाही को इंसाफ दिलाने के नाम पर वोट मांग रही हैं।
तो ननद बबीता शाही भी मृत भाई के नाम पर हर किसी के सामने झोली फैला रही हैं। भाभी और ननद की इस लड़ाई ने चैनपुर के पंचायत चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। 4 साल पहले बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कृष्णा शाही की जब हत्या हुई थी तो सियासी इलाके में जबरदस्त बवाल मचा था। तब से दिवंगत नेता की विरासत की दावेदारी का सवाल हर चुनाव में उठता रहा है। ननद और भाभी की लड़ाई ने शह और मात के उसी खेल में ऐसा छटपटा तड़का लगा दिया है कि हर किसी की निगाहें इसी सियासी लड़ाई की ओर टिक गई है। लगातार बारिश की वजह से एक बार फिर से बरसाती नदियां उफान पर हैं। गोड्डा के ठाकुरगंगटी प्रखंड के हिरणकौल में भी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। यहां बच्चे नदी के पानी में खतरनाक स्टंट करते दिख रहे हैं। दरअसल अधिक बरसात के बाद गोड्डा के पड़ोसी जिले साहिबगंज में बाढ़ की स्थिति है, जिस वजह से कई डैम के फाटक को खोल दिया गया है। इससे गोड्डा के कौवा, झमारिया, डगरिया जैसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं आसपास की नहरों में भी तेजी के साथ पानी का बहाव हो रहा है। इस तेज बहाव में बच्चों का स्टंट चल रहा है, जो दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है। एक बार फिर से नदी का जलस्तर पहले से बढ़ा हुआ है। ऐसे में ऊंचाई से कूदने पर न केवल बच्चों को गंभीर चोट लग सकती है, जबकि डूबने का भी खतरा है। इसके बावजूद स्थानीय लोग या प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ आसपास की नदियाँ लगातार बारिश होने के बाद खतरनाक तरीके से बहती है। बेमौसम बारिश से फसलों की बर्बादी की तस्वीरें लगभग हर जिले से आई है। मधुबनी जिले में भी बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। लगातार हुई बारिश के चलते खेतों में लगभग तैयार हो चुकी धान की फसल बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि रोपने के बाद बाढ़ ने धान की फसलों को बर्बाद कर दिया। आखिरकार बाढ़ का पानी उतरने के बाद 6 से 7 हजार रुपए प्रति कट्ठा की दर से बाजार से बिचड़े खरीद कर दोबारा धान की रोपनी की थी। फसल भी अच्छी हुई थी। उम्मीद थी कि कटाई के बाद कुछ आमदनी होगी, जिससे मुश्किलें कम हो जाएंगी, लेकिन बेमौसम बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरा का पूरा चौपट हो गया। जो पका था, जो अधपका था, सब गिर करके चौपट हो गया। एक कनवा धान निकलने के जुगाड़ में नहीं है। धान की फसल तबाह होने के बाद गेहूं की खेती के लिए रकम कैसे जुटाएं, किसानों को इसकी चिंता भी सता रही है। सिवान के हसनपुरा प्रखंड के वार्ड नंबर 9 के लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। कई महीने से इस वार्ड में पानी लगा है, जिससे अब बदबू आने लगी है। तो वहीं इन दिनों रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी है। फोम की बनाई गई नाव के सहारे किसी तरह इस मोहल्ले के लोग आना जाना कर रहे हैं। पढ़ने जा रहे छात्र छात्राएं भी इसी जुगाड़ द्वारा बनाए गए फोम की नाव के सहारे स्कूल जाने को मजबूर हैं। तो वहीं महिलाएं घर में ही कैद हैं। स्थिति ऐसी है कि अब इस पानी से बदबू आने लगी है, जिससे लोगों को बीमारी का डर सता रहा है। तो कई लोग बीमार हो गए हैं। इतना बास पड़ता है कि हमनी के वही से यही पानी से हमनी के तबीयत खराब होता ना, तो हमनी के तबीयत ना खराब होला। सब खाली यही पानी से, गंदगी के पानी से हमनी के तबीयत खराब हो रहल बा। स्थिति नरकीय है, लेकिन न तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों का ध्यान है और न ही प्रशासनिक अधिकारियों की नजर है। साहिबगंज जिले में गंगा से हो रहे कटाव कई तटीय गांवों को निगलने के बाद अब दियारा इलाके को मिटाने पर आमादा है। उधवा प्रखंड में जीत नगर का खटियाकाना स्कूल, रज्जाक टोला, एजुल टोला, शेख मोहम्मद गणेश टोला कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं। वहीं राजमहल के शोभपुर में भी कई घर में गंगा का पानी समा गया है। इधर कई इलाकों में अब भी कटाव जारी है। इसी के साथ अब सदर प्रखंड के रामपुर दियारा में कटाव शुरू हो गया है। कटाव से रामपुर दियारा में विधायक निधि से 4 लाख की लागत में बना छतदार चबूतरा पानी में समा गया। रामपुर दियारा गंगा नदी से हो रहे कटाव से लोगों में भय का माहौल है। दरअसल गंगा कटाव एक स्थायी समस्या बन गई है। 1971 के बाद से कटाव और बाढ़ यहाँ के जनजीवन को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। कई गाँव का अस्तित्व समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। और खबर 1 मिनट के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।
बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। राहत थोड़ा मिला है। पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा एथी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था।
हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसान दो बार धान की बुआई कर चुके हैं, लेकिन बार बार पानी आने की वजह से फसलें डूबी जा रही हैं। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आपको जो तस्वीर हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा का नजारा है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो लखनदेई नदी है वह पूरे उफान पर है, क्योंकि यह तीसरी दफा है जब किसानों को बाढ़ के पानी ने परेशान करने का काम किया है और यही हालात रहा तो किसानों को अब अपनी मदद के लिए सरकार पर टकटकी लगानी होगी।